हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कैम टीवी। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर तक हमने इलेक्ट्रोलिटिक यानी कि नॉर्मली जो हम रिडक्शन कर रहे थे उससे थोड़ा अलग रिडक्शन करके देख लिया। क्लियर कि इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन किस तरीके से होता है, जिसको हमने इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस से देखा, यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी कह सकते हो आप उसको, या तो आप इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस भी कह सकते हो। ठीक है, NaCl के लिए मैंने आपको करवाया था, होमवर्क में दिया था Al2O3 के लिए। क्लियर, ट्राई किया होगा आपने। मैं आपको बता देता हूं कैसा होता है Al2O3 का। उसके बाद आज का जो आखिरी टॉपिक है, आखिरी लेक्चर को खत्म करते हैं इस चैप्टर का। आपको बताया गया था Al2O3। क्लियर ना, Al2O3 को अगर मैं आयोनाइज्ड करता हूं तो सबसे पहले इसमें से कौन कौन से आयन निकलते हैं? एक निकलता है Al+3, एक निकलता है O-2। बराबर ना। अब एनोड एंड कैथोड, एनोड जो कि खुद पॉजिटिव है, कैथोड जो कि खुद नेगेटिव है। और पॉजिटिव के टुवर्ड्स कौन अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव, यानी कि ऑक्सीजन जो आयन सॉल्यूशन में है। ये जो आयन सॉल्यूशन में है, ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन का गैस मिल जाएगा, एल्यूमिनियम में से एल्यूमिनियम मेटल मिल जाएगी। बट आपको एक चीज लास्ट लेक्चर में भी सिखाई थी, एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन है 283, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 28, मतलब कि 3 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो यहाँ पे साथ में क्या आएंगे? 3 इलेक्ट्रॉन। रेडी? दूसरी बात, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 2। सबसे पहले तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा। दूसरा वो भी देखना है कि यहाँ पे आखिर में जब हम सॉल्व करते हैं तब अब तक यहाँ पे रखेंगे 2 to the 4, तो यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, सामने 4 इलेक्ट्रॉन क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? रेडी ना। 2 ऑक्सीजन माइनस में से ये मिल गया। बट एक चीज आपको यहाँ पे खास ध्यान रखनी होती है, वो होता है बैलेंसिंग। बैलेंसिंग मतलब क्या कि इस इक्वेशन को भी प्रॉपर बैलेंस करना पड़ता है इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करने के लिए। यानी आप पहले से उसको बैलेंस करो, जैसे कि यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, तो यहाँ पे 2 एल्यूमिनियम लिखूं तो 2 एल्यूमिनियम के उसके आयन भी कितने निकलेंगे? 2। चार्ज को बैलेंस करो तो 2 3 6, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 6 ना। सेम थिंग, ऑक्सीजन कितने मेरे पास? 3। यहाँ पे ऑक्सीजन एक ही है ना, O2 मतलब एक, ऐसे कितने हैं? 3। समझना, O2 एक है, ऐसे 3 है, मतलब यहाँ पे 3 कर दो। अब 3 to the 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 6, और 6 to the 12 इलेक्ट्रॉन। रेडी? अब इसका हम अगर रेडॉक्स लिखते हैं, रेडॉक्स मतलब कि दोनों का मिक्सर फॉर्म लिखते हैं, तो हमें बैलेंसिंग करना पड़ता है। लेकिन हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ अपनी मेटल चाहिए थी, मिल गई एल्यूमिनियम। सिंपल। रेडी? इन शॉर्ट ये जो था पूरे प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया था? ये पूरे प्रोसेस को नाम दिया था एक प्रकार का इलेक्ट्रोलाइटिक, क्या? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, या तो आप दूसरा उसको कह सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन। रेडी? या तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन, या तो आप कह सकते हो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। अब रिफाइनिंग ऑफ मेटल के अंदर ये चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, समझना। रिफाइनिंग ऑफ मेटल जो हमारा आखिरी स्टेप था, मैंने आपको 3 चीजें पढ़ाई थी रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर: हायर रिएक्टिव एलिमेंट और मेटल, लोअर रिएक्टिव एलिमेंट और मेटल, एंड मीडियम रिएक्टिव एलिमेंट और मेटल। ये तीनों के लिए जो भी हमने प्रोसेस की थी, सिर्फ आपको याद करवा दूं, हायर रिएक्टिव के लिए हमने सीधा इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन करवाया था, लोअर के लिए हमने रोस्टिंग किया था, ऑक्साइड मिला था उसका रिडक्शन किया था, मेटल मिली थी। मीडियम रिएक्टिव में सेम, यहाँ पे 2 पार्टीशन हो गए थे, कार्बोनेट वाली और तो कैल्सिनेशन से गए थे, सल्फाइड वाली और तो रोस्टिंग से गए थे, और हमें अपनी मेटल मिल गई थी। बट मेटल मिलने के बाद वो मेटल का हम डायरेक्ट यूज कर सकते नहीं, इसलिए मैंने आपको हर एक सीरीज पढ़ाते वक्त आखिर में एक एक पॉइंट लिखवाया था, आखिर में एक एक प्रोसेस लिखवाई थी। वो थी कौन सी प्रोसेस? वो थी इस मेटल को प्योर करने की, यानी कि इस मेटल को रिफाइन करने की मेथड, वो हमें आज पढ़नी है, रिफाइनिंग ऑफ मेटल। एक्चुअल में रिफाइनिंग ऑफ मेटल बहुत सारी होती है। जोन रिफाइनिंग मेथड है मेरे पास लिक्विफिकेशन मेथड है मेरे पास, इलेक्ट्रोलिसिस मेथड है, बराबर, बहुत सारी प्रोसेस है। बट आपके एनसीईआरटी के हिसाब से आपको सिर्फ उसमें से कौन सी पढ़नी है? एक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, अगले लेक्चर में बताया था, अभी बता रहा हूं, सबसे ज्यादा पूछा गया हुआ ऐसा क्वेश्चन है ये बोर्ड के अंदर, मोस्ट इंपोर्टेंट। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एनी मेटल। आपको मेटल का नाम बता दिया जाता है, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी के अंदर कॉपर करके दिया हुआ है, तो हम पहले कॉपर सीख लेते हैं, फिर क्या क्या चेंज आएगा अलग अलग मेटल के लिए वो मैं आपको बता दूंगा।
पहले मैं सिर्फ कॉपर मेटल के लिए बात करता हूं कि मुझे मीडियम रिएक्टिव मेटल के फॉर्म में कॉपर मिली और या तो लो रिएक्टिव फॉर्म मिली, उस कॉपर को मैं प्योर करने के लिए मुझे अलग अलग स्टेप से उसको पास करना पड़ा, सॉरी मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग स्टेप से उसको पास करना पड़ा। पास करने के बाद जब मेरे पास वो मेटल आई तो वो मेटल अभी इम्प्योर फॉर्म में होगी। तो वो जो मेटल मेरे पास है उस मेटल को जो कि इम्प्योर फॉर्म में है मुझे कौन सी प्रोसेस उसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी? प्रोसेस का नाम होगा कौन सा? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस? इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस के अंदर मुझे क्या करना पड़ेगा? जो भी मेटल मेरे पास इम्प्योर फॉर्म में थी, इम्प्योर फॉर्म में, यानी कि जैसे कि ये मेटल जो मेरे पास है वो इम्प्योर फॉर्म में थी, कॉपर इम्प्योर, इम्प्योर इन द सेंस आपको जो यहाँ पे जो मेटल मिली थी ना, तीनों तीन सीरीज को खत्म होने के बाद आपको जो मेटल मिली थी वो मेटल, वो कौन सा मेटल? इम्प्योर कॉपर था। उस इम्प्योर कॉपर में से अगर मुझे, समझना बच्चों, इम्प्योर कॉपर में से अगर मुझे प्योर कॉपर में जाना हो तो मुझे एक कॉपर का रोड लेना पड़ेगा प्योर। क्या लेना पड़ेगा? एक मुझे प्योर कॉपर लेना पड़ेगा और एक मुझे इम्प्योर कॉपर लेना पड़ेगा। सिंपल। क्यों ऐसा? उसका मतलब समझाता हूं। आपने इम्प्योर कॉपर के फॉर्म में जो भी लिया है उसको आप एज अ एनोड लोगे। क्या लोगे? एज अ एनोड। एनोड मतलब क्या? पॉजिटिव पार्ट। रेडी? इसको आप किसके फॉर्म में लोगे? एनोड के फॉर्म में, क्योंकि उसको पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ना है। और प्योर कॉपर, यही चीज मेन है इस टॉपिक के अंदर कि इम्प्योर किसको लेना है और प्योर किसको लेना है। मतलब कि मैं जब एनोड इम्प्योर कॉपर का लूंगा और कैथोड जब मैं प्योर कॉपर का लूंगा और उसके बाद जब मैं बैटरी शुरू करूंगा तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, माफ कीजिए, भरना पड़ेगा। पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन भरना पड़ेगा। सॉल्यूशन के अंदर आपको क्या लेना है उसको समझा देता हूं। आप जिस किसी भी मेटल को क्या करना चाहते हो? प्योर करना चाहते हो। क्या आप जिस किसी भी मेटल को प्योर करना चाहते हो वो मेटल का आपको कोई भी सॉल्ट लेना है, कोई भी सॉल्ट, एक्वियस सॉल्ट, बराबर। जैसे कि मुझे कॉपर को यहाँ पे प्योर करना है तो मुझे एज अ इलेक्ट्रोलाइट क्या लेना पड़ेगा? CuSO4। क्या लेना पड़ेगा? CuSO4। एज अ इलेक्ट्रोलाइट क्या लेना पड़ेगा? CuSO4, बराबर। मैं जिंक को प्योर करना होता तो मैं ZnSO4, ZnCl2 या ZnCO3, सॉल्ट इन शॉर्ट कोई भी, कार्बोनेट, सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फ्लोराइड, आयोडाइड, कोई भी, बराबर। ये सारी चीजें मैं ले लेता। नाउ इसको मैंने एज अ इलेक्ट्रोलाइट लिया। क्या लिया है? एज अ इलेक्ट्रोलाइट। सिंपल। नाउ अब इम्प्योर कॉपर के फॉर्म में एनोड लिया। अब जैसे ही मैं बैटरी शुरू करूंगा, जैसे ही मैंने यहाँ पे बैटरी चालू की तो एनोड टू कैथोड पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो जैसे ही सॉल्यूशन, यहाँ तो बाहर का पार्ट है, मतलब कि यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन होंगे, बट यहाँ से क्या होगा? ये सारा जो कॉपर जो कि इम्प्योर है वो क्या करने लगेगा? पिघलने लगेगा। क्या करने लगेगा? पिघलने लगेगा। सॉल्यूशन में जाएगा और सॉल्यूशन में गया मतलब सॉल्यूशन में वो कौन से फॉर्म में जाएगा? Cu+2 के फॉर्म में जाएगा सॉल्यूशन में। और साथ में ही इम्प्योर है, इम्प्योर मतलब इम्प्योरिटी भी जाएगी। समझना बच्चों अच्छी तरीके से कि जब मेरे पास एक इम्प्योर कॉपर का रोड है और उसके अंदर उसको मैंने इस तरीके से सेटअप किया और जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी पास किया तो क्या होगा? ये कॉपर का रोड जो होगा पिघलने लगेगा। मतलब सारा जो भी अच्छी चीज, अच्छा कॉपर और बुरा कॉपर, प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर, सब अंदर चला जाएगा। यानी कि प्योर कॉपर जो है वो Cu+2 के फॉर्म में रहेंगे और इम्प्योर क्या हो जाएगा? नीचे जमा हो जाएगा। ये इम्प्योर जो कॉपर होता है वो इम्प्योर कॉपर एग्जैक्ट एनोड के नीचे जमा होता है, इसलिए उसको कहते हैं एनोडिक मड। क्या कहते हैं? एनोडिक मड या तो एनोडिक स्लैग, कचरा जिसको कहते हैं, इम्प्योरिटी, बराबर। अब ये जो प्योर कॉपर जो है, प्योर कॉपर, क्योंकि अब तो क्या हो गया? पिघल गया, मतलब कि इम्प्योरिटी बैठ गई। और प्योर कॉपर जो, प्योर कॉपर कहां पे? खुद कौन सा आयन है? पॉजिटिव। पॉजिटिव कहां पे अट्रैक्ट होगा? नेगेटिव की साइड। मतलब कि ये सारा प्योर कॉपर जो है वो इसके ऊपर क्या हो जाएगा? ऐसे चिपकने लगेगा। इसके ऊपर क्या होने लगेगा? चिपकने लगेगा। सिंपल। फिर से एक बार समझ रहा हूं क्या कि मेरे पास जो इम्प्योर कॉपर का रोड था, जैसे ही मैंने बैटरी शुरू की तो वो प्योर कॉपर और इम्प्योरिटी सब पिघल का चले जाने लगेगी सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में और दो पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे। एक कचरा जो है उसका वो अलग हो जाएगा और प्योर कॉपर जो है कचरा के ऊपर लग जाएगा। क्यों? क्योंकि प्योर कॉपर के आयन कौन से होते हैं? +2। पॉजिटिव आयन का इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव की साइड, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? उसके ऊपर चिपक जाएगा। इसी चीज को आप लोग किससे दिखा सकते हो? इक्वेशन के फॉर्म में भी इसी चीज को दिखा सकते हो। क्या?
जैसे कि भाई मुझे एनोड ये लिख रहा है, एनोड के ऊपर क्या कर सकते हो, देखो एनोड के ऊपर कौन था, एनोड के ऊपर कौन था, इम्प्योर कॉपर था। मैं लिखता हूं कॉपर इम्प्योर, बराबर। कॉपर इम्प्योर में से सॉल्यूशन में क्या गया, Cu+2 गया, प्लस इम्प्योरिटी भी गई थी, उसको दिखाने की जरूरत नहीं। अब Cu+2 बना, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकले होंगे, 2, क्योंकि कोई भी मेटल में से पॉजिटिव आयन तभी बनता है जब इलेक्ट्रॉन क्या हो, लूज। यहाँ पे 2 लूज हो गए तभी पॉजिटिव बना ना। अब सॉल्यूशन के अंदर ये जो Cu+2 आयन आए, ये सॉल्यूशन में चले गए हैं। वो सॉल्यूशन के अंदर जो Cu+2 आयन आए, वो सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट है उसके अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको गेन करेंगे और कहां पे जमा हो जाएगा, सीधा इस प्योर कॉपर के ऊपर, मतलब कि मुझे क्या मिल जाएगा, प्योर कॉपर। तो इक्वेशन तो बहुत इजी है बच्चों, देखो इम्प्योर कॉपर लिया था, उसमें से सारा ये कॉपर जो था वो पिघल के सॉल्यूशन में चला गया, सॉल्यूशन में से प्योर कॉपर के ऊपर चला गया, सिंपल, रेडी। यानी कि इनडायरेक्टली मैं अगर दोनों का टोटल करूं, यानी कि गिव्स के पहले के 3 और गिव्स के बाद के 3, ये और ये, इस तरफ ये और ये, अगर मैं इसका टोटल करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ये Cu+Cu+ सामने सामने हट जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन हट जाएंगे, मतलब कि मेरे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ Cu इम्प्योर में से Cu प्योर, सिंपल ना, जो मुझे चाहिए था। मैं क्या कर रहा था, मैं वेरिफिकेशन तो कर रहा था, बस यहाँ पे वही चीज होगी, क्या सिर्फ मार्कर को देखिए क्या कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन पास हुआ, कॉपर सारा अंदर गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हुए, जो इलेक्ट्रॉन लूज हुए उसको इस अंदर के Cu+2 या बाहर के दोनों इलेक्ट्रॉन ने फिक्स किया, गेन करके कहां पे चिपक गया, प्योर के ऊपर। अब एक्चुअल में खुद तो प्योर कॉपर था ही, वो खुद प्योर कॉपर के ऊपर और नया प्योर कॉपर लगा, मतलब कि कॉपर तो प्योर ही है। अब इस पूरे डंडे को मैं क्या कर दूंगा, पिघला दूंगा। एक्चुअल में ऐसा टाइम कब आता है कि ये जो है ना ऐसा पिघल के ऐसा एकदम डंडी जैसा हो जाता है और ये पिघल के ऐसा मोटा सा हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसके ऊपर नया प्योर कॉपर लग गया ना, इसलिए, बराबर। तो इस चीज का ध्यान रखना, इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस की मदद से आप लोग क्या कर सकते हो, रिफाइन कर सकते हो मेटल को, बराबर। फिर चाहे यहाँ पे कोई मेटल पूछ जाए, एल्यूमिनियम पूछ जाए, तो इक्वेशन से बच लेंगे, Al gives Al+3+3 इलेक्ट्रॉन, Al+3+3 इलेक्ट्रॉन गिव्स Al। Zn पूछते हैं, Zn gives Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन, Zn+2+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स Zn। क्लियर। ये सारी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है कि किसी भी मेटल के लिए आपको वेरिफिकेशन पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ध्यान रखना। जो भी बताया है उसको लिख लीजिए, उसके बाद आखिरी टॉपिक कोरोजन को खत्म करते थोड़ा समझाना है, हालांकि फर्स्ट लेसन में बहुत डिटेल में पढ़ाया मैंने, फिर भी एक बार उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे, फटाफट इसको लिख दीजिए पहले। सो बच्चों मेटालॉजी पूरा खत्म कर दिया। मेटालॉजी के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, मेटालॉजी के अंदर हमने शुरुआत से लेके जब भी मेरे पास कोई भी मिनरल मुझे मिलती है, कोई भी और माफ कीजिए मुझे मिलती है, उसमें से मैं मेटल को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट करता हूं, यानी कि उसमें से अलग करता हूं। ये अलग अलग स्टेप्स हमने पढ़े, कभी रोस्टिंग यूज किया, कभी कैल्सिनेशन यूज किया, कभी कभी हमने रिडक्शन यूज किया, कभी इलेक्ट्रोकेमिकल रिडक्शन यूज किया, रिफाइनिंग यूज किया, या बहुत सारे स्टेप्स है उसको सॉल्व करने के लिए, बराबर। अब इस चैप्टर के आखिरी टॉपिक की ओर जाते हैं। हालांकि वो टॉपिक हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया है, फिर भी यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगा मैं इसके साथ। कोरोजन, सबसे पहले कोरोजन है क्या, कोरोजन मतलब क्या, तब भी बच्चों ने गलती की थी, अब भी गलती करोगे, उससे बेटर है कि सीख लो। कोरोजन मतलब किसी भी मेटल का खराब होना, कोरोइड होना। बच्चे अभी भी रस्टिंग को ही कोरोजन समझ रहे हैं। रस्टिंग जो है वो कोरोजन का एक एग्जांपल है, इस बात को समझो। कोई भी मेटल जब ऑक्सीजन के यानी कि वाटर के यानी कि ऐसा कह सकते हो कि आप पानी वाले कोई भी चीज के जब भी टच में आता है, यानी मॉइस्चर के टच में आता है, तो वो चीज, वो मेटल माफ कीजिए, उसकी ऊपर की सरफेस धीरे धीरे खराब होना चालू होती है। स्पेशली जैसे कि आयरन है, तो आयरन वो एकदम रेडिश ब्राउन कलर का लेयर बन जाता है उसके ऊपर, जिसको हम रस्टिंग कहते हैं या रस्ट कहते हैं। फॉर्मूला Fe2O3 जैसे ही कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर के ऊपर ग्रीन कलर का लेयर बन जाता है, वो भी उसका रस्टिंग है, माफ कीजिए उसका कोरोजन है। सिल्वर के ऑर्नामेंट ब्लैक हो जाते हैं। तो ये अलग अलग टाइप के जो भी मेटल है उसके ऊपर अलग अलग प्रकार के ऑक्सीडेशन होते हैं, बराबर। अब उस ऑक्सीजन को माफ कीजिए उस ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए यानी कि कोरोजन को रोकने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इसको एक क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा गया था कि आप प्रिवेंट करने के लिए, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, आप उस कोरोजन को रोकने के लिए क्या क्या कर सकते हो। तो सबसे पहले कि हम बेसिक नॉर्मली बेसिक चीजें अगर हम ध्यान दें तो क्या क्या कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले तो पेंट लगा सकते हैं उसके ऊपर, क्लियर ना, या तो इनहिबिटर्स लगा सकते हैं उसके ऊपर, एक ऐसे प्रकार के लेयर लगा सकते हैं जिससे वो मेटल हमारे एयर के टच में ना आए। दूसरा,
हम उसके ऊपर लुब्रिकेंट्स यानी कि लुब्रिकेशन ऑयल का यूज कर सकते हैं, लुब्रिकेंट्स का यूज कर सकते हैं, जिससे मेटल और बाहर की सरफेस यानी माफ कीजिए जो एटमॉस्फेयर है वो यानी कि मॉइस्चर, उसके बीच में क्या एक ऑयल का लेयर आ जाएगा, मतलब वो सीधा कांटेक्ट में नहीं आएगा। ठीक। तीसरा, आप उस मेटल से ज्यादा मेटल जो एक्टिव है उस मेटल की क्या लगा सकते हो, उसके ऊपर लेयर लगा सकते हैं। जैसे कि स्टीमर होती है, बड़ी बड़ी बोट होती है, वो जब पानी में भेजी जाती है, जब पानी से उसको बाहर निकाला जाता है, पानी में जाने के बाद 6 महीने 1 साल तक वो पानी में रहती है। समंदर बड़ा होता है, ओशन के अंदर अगर जाती है, बड़े बड़े शिप होते हैं वो, तो 6 महीने तक वापस नहीं आता, मतलब कि 6 महीने तक वो कंटिन्यूस पानी के कांटेक्ट में रहता है, बट फिर भी वो तो रस्ट नहीं होता। गलत, वो रस्ट तो होता ही है, बट वो जो स्टीमर है, जो बोट है, वो रस्ट नहीं होती, बल्कि उसके नीचे मैग्नीशियम मेटल की प्लेट्स लगाई जाती है। क्लियर? यानी कि सड़ेगा कौन, वो मैग्नीशियम मेटल के जो प्लेट्स होते हैं, वो अंदर का मेटल नहीं, यानी उसको सैक्रिफिशियल एनोड भी कहा जाता है। दूसरा नाम सैक्रिफिशियल एनोड, कि वो खुद सैक्रिफाइस हो जाते हैं, वो खुद सड़ जाते हैं, लेकिन अंदर की मेटल को अच्छे रहने देते हैं। ठीक है, सो हम ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, आप कर सकते हो गैल्वेनाइज्ड आयरन का यूज कर सकते हो, गैल्वेनाइजिंग जिसको कहते हैं, कि आयरन मेटल के ऊपर जो जिंक का लेयर लगा दो, जैसे आपने सुना ना पानी की जो पाइप वगैरह होता है, पानी के मीटर लगाए जाते हैं, उसके वो जो मेटल से बने होते हैं, जहां से पानी पास होना है, बराबर, वो रस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो पीने का पानी के फॉर्म में भी आप यूज कर सकते हो। तो उसको रोकने के लिए उसको ऐसी पाइप से निकालना पड़ता है जिसको कहते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन वाली पाइप, यानी कि आयरन के ऊपर जिंक का लेयर लगा हुआ होता है, उसको कहते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन, उस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजिंग, तो उसका यूज करना चाहिए। और 21st सेंचुरी के अंदर सबसे बेस्ट वे क्या है, सबसे बेस्ट वे कॉरोजन को रोकने का, वो है यूजेस ऑफ एलॉय। आप एलॉय का यूज करो, अलग यूज ऑफ एलॉय, कि आप अलग अलग प्रकार की एलॉय का यूज करोगे। जैसे कि घर के बर्तन हम आयरन के यूज करते तो क्या होता, हम खाया साफ करने गए, पानी में रखना है, रस्ट हो गया, बल्कि हम ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या होता है, अभी हम यूज करते हैं स्टेनलेस स्टील यानी कि क्रोमियम, आयरन और मेटल, उसकी एक मिक्स्ड फॉर्म, जिसको एलॉय कहते हैं। एलॉय मतलब वही चीज बता दिया मैंने आपको पहले भी, मिक्स मेटल, अलग अलग सुटेबल प्रॉपर्टी वाली मेटल को मिक्स किया जाता है, उसको मिक्स मेटल कहते हैं। गोल्ड जो होती है, उसको लेके भी एक क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में कि 22 कैरेट गोल्ड और 24 कैरेट गोल्ड में क्या फर्क है। 24 कैरेट गोल्ड होता है वो प्योर गोल्ड होता है, उसके अंदर कोई मिलावट नहीं होती, बट 22 कैरेट जो गोल्ड होता है उसके अंदर गोल्ड प्लस कॉपर दोनों मिक्स होते हैं। फिर जैसे जैसे कैरेट कम होते हैं, 21 कैरेट, 20 कैरेट, 18 कैरेट, वैसे वैसे क्या हो जाता है, उसके अंदर दूसरी मेटल का मिक्सअप बढ़ता जाता है। ठीक है, जो उसकी प्रॉपर्टी को सुधारने के लिए डाला जाता है, क्योंकि प्योर गोल्ड के आप गहने नहीं पहन सकते, क्यों, क्योंकि प्योर गोल्ड होते हैं वो सॉफ्ट मेटल होते हैं, एकदम मैलेबल, वो तुरंत क्या हो जाएंगे, दब जाएंगे, बट आपने उसके अंदर कॉपर डाला है जो उसको क्या करेगी, हार्ड बनाएगी, तो आप उसका ऑर्नामेंट आप पहन सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें कॉरोजन को लेके थी। पूरे चैप्टर के अंदर शुरुआत से लेके अंत तक जो भी 7 लेक्चर डिजाइन हुए, बच्चों उसको अच्छी तरीके से लिख दीजिएगा, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस भी कीजिएगा, आपकी एनसीईआरटी के अंदर जो एक्सरसाइज दी है उसकी भी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और जो भी नोटबुक आपने वगैरह बनाई उसके अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पॉसिबल हो तो एमसीक्यू वगैरह सॉल्व कीजिएगा। रेडी? कुछ भी डाउट निकल रहा है तो आप मुझे डायरेक्ट पूछ सकते हो। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।